एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एमडी स्कूल राउसन ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। तो उसी ऑनलाइन क्लासेस की एक कड़ी में आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान की शाखा कार्बनिक विज्ञान का एक टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में जीओसी। अगर हम जीओसी की बात करें तो उससे पहले अगर हम इस टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस करें कि ये टॉपिक जूनियर क्लास के लिए नहीं, सीनियर के लिए भी नहीं, बीएससी एमएससी यानी हर एक क्लास जहाँ जहाँ रसायन विज्ञान विषय के रूप में लगता है साइंस में, चाहे वो 11वीं क्लास हो, 12वीं हो, बीएससी के तीनों पार्ट हो, एमएससी हो, सब जगह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम हो। तो ये वीडियो जूनियर सीनियर के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो चाहे वो कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हो, चाहे वो स्कूली एजुकेशन से जुड़ा हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सामान्यतः हम देखते हैं कि एक सबस्ट्रेट लिया जाता है और सबस्ट्रेट के साथ एक रिएजेंट लिया जाता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में दोनों रिएक्ट होके प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। सबस्ट्रेट और रिएजेंट प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। अब देखिए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों रिएक्ट होके प्रोडक्ट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर पहले रास्ते की बात करें तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है, या मैं कह दूं संक्रमण अवस्था से होता हुआ प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के माध्यम से भी प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है, मध्यवर्ती स्पीसीज के माध्यम से भी। यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों रिएक्ट होके दो पाथ से प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट से और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट से। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल, इसके अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट और होते हैं, जैसे नाइट्रीन है, कार्बीन है, बेंजाइन है, वो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्पीशीज श्रेणी में आते हैं। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट किसी भी सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच की एक कड़ी है। अगर हम इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज बनती है, और ये अनस्टेबल स्पीसीज से आगे फाइनल क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब देखें, अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, किसी भी रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट जो होता है वो एक मेजर क्वांटिटी के अंदर या अधिक मात्रा के अंदर जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, जो माइनर क्वांटिटी के अंदर होता है या कम मात्रा के अंदर जो होता है वो रिएजेंट या अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर कंपाउंड के रूप में अगर बात करें तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही। यानी सबस्ट्रेट के रूप में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सेकंड की हम बात करें तो हैलोजन जो व्युत्पन्न है, हैलोजन के जो डेरिवेटिव है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सीनियर क्लास के अंदर एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव की श्रेणी में आते हैं। थर्ड की हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज के अंदर तो ऑक्सीजन के डेरिवेटिव आते हैं, या ऑक्सीजन के क्या होते हैं, व्युत्पन्न आते हैं। ऑक्सीजन के डेरिवेटिव में अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप जितने भी हम पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप में जहां जहां आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है वहां वहां
ऑक्सीजन डेरिवेटिव की कैटेगरी स्टार्ट होती है, या ऑक्सीजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में वो फंक्शनल ग्रुप आता है। जैसे एल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सारे ऑक्सीजन डेरिवेटिव में आते हैं। अगर चौथे की बात करें तो ये है नाइट्रोजन डेरिवेटिव या नाइट्रोजन व्युत्पन्न, जैसे एमीन वगैरह आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास सब स्टेट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने कहा ये मेजर क्वांटिटी में है, तो मेजर क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, अब देखें अगर रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट के अंदर जैसे NaOH है, H2SO4 है, Cl2 है, HCl है, HBr है, ये भी लंबी चौड़ी लिस्ट है रिएजेंट की। अब देखें हमें सबसे पहले देखें जीओसी के अंदर वर्क किसके ऊपर करना है, सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट में वर्क देखें कैसे करना है। हमने एक सबस्ट्रेट के एक साइड वाले पार्ट को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पार्ट के ऊपर हमने डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पार्ट के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो दिखाया है। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- के रूप में होता है। जब हमने एक सबस्ट्रेट के इधर वाले सिल्डेड पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया है, इधर वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या है, कम है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब अगर हम रिएजेंट के ऊपर देखें तो रिएजेंट के अंदर NaOH में ये वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाला पार्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाला जो पार्ट होता है वो सबस्ट्रेट के किस भाग पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। और यहां अगर OH की बात करें, जहां OH के ऊपर अगर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिएजेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला जो पार्ट है वो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव वाले सिरे के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि NaOH में Na जो है वो इस स्पीसीज के साथ जुड़ेगा, इधर वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। OH है वो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट वाले की तरफ जुड़ेगा। तो इसका मतलब है बेसिकली जो हमारा काम होगा वो सबसे बड़ा फोकस हमारा जीओसी के अंदर सबसे पहले इस सबस्ट्रेट पर रहेगा कि हमें सबस्ट्रेट के ऊपर ये देखना है कि सबस्ट्रेट के कौन से भाग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमें, या हमें देखना है, और कौन से भाग के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखना है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है, इसको देखने के लिए हम कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें बताएगा कि सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण कोई प्रभाव काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक परमानेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और एक होगा टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट के अंदर बात करें, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर हम बात करें तो टेम्परेरी इफेक्ट है, दो टाइप के टेम्परेरी इफेक्ट काम करते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक और एक होते हैं इंडक्टोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव लगता है, जिसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और सेकंड लगता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक जो प्रभाव लगते हैं वो दोनों टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। ये टेम्परेरी इफेक्ट तभी काम करते हैं
जब किसी सबस्ट्रेट को रिएजेंट दिखाया जाता है। जब तक आप किसी अभिक्रिया के अंदर रिएजेंट नहीं दिखाओगे तब तक ये टेम्परेरी इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों इफेक्ट है ये तभी काम करेंगे जब अभिक्रिया वर्किंग में हो या अभिक्रिया चल रही हो। अगर परमानेंट इफेक्ट की बात करें तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी अभिक्रिया के दौरान देखें या किसी सबस्ट्रेट को रिएजेंट दिखाएं तभी हमें परमानेंट इफेक्ट देखने को मिला। ये जनरली जैसे ही हमें कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड के अंदर हम ये परमानेंट इफेक्ट लगा के देखेंगे, परमानेंट में कौन सा लग रहा है वो हमें बता देगा कि सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है और कौन से पार्ट के ऊपर नेगेटिव। परमानेंट इफेक्ट के अंदर हम बात करें तो एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो है वो है रेजोनेंस या अनुनाद, जिसका एक पार्ट आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक प्रभाव, जिसको कैपिटल एम से, अनुनाद को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर थर्ड की बात करें तो तीसरा जो इफेक्ट होगा वो हमारा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, जिसको हम किससे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में तीन टाइप के परमानेंट इफेक्ट काम करते हैं, एक प्रेरणिक प्रभाव, एक रेजोनेंस और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम बात करें कि किसी कंपाउंड के ऊपर, जैसे मान लो हमने ये कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, रेजोनेंस भी काम कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है। जब ये तीनों इफेक्ट इस कंपाउंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन तीनों में से हमें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो आर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हमें एच को, हाइपर कॉन्जुगेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आई को। यानी किसी कंपाउंड के ऊपर अगर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों काम कर रहे हैं तो हमें रेजोनेंस जो है उसको प्रीफेस देना है। उसको कहने का मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर फर्स्ट रखना है। उसी के आधार पर हम रिएजेंट का कौन सा पार्ट कहाँ अटैक करवाना है, सारा काम रेजोनेंस के आधार पर चलेगा। और अगर किसी कंपाउंड के ऊपर रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहे हैं तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे उसमें। और अगर किसी कंपाउंड के ऊपर आई इफेक्ट ही काम कर रहा है या प्रेरणिक प्रभाव ही काम कर रहा है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पर ही क्या करेंगे, केवल अप्लाई करेंगे उस कंपाउंड के ऊपर। तो सबसे पहले इन तीनों को या इन दोनों की अगर हम बात कर रहे थे कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, किसी रिएजेंट को दिखाने के बाद ये काम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वह एडिशन रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये जो है विस्थापन, प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। ये योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर और ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर हमें देखने को मिलेगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट में सबसे पहला जो हमारा काम होगा प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक कंपाउंड पर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे हमें उस कंपाउंड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट को शो करना है या दिखाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें, ये कोई कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला के साथ ये कोई एक्स, कोई ग्रुप या एटम जोड़ा है हमने। इस कार्बन श्रृंखला में हमने ये एक्स जोड़ा है। ये एक्स जो है वो कोई ग्रुप या एटम होगा, लेकिन खास बात ये है कि ये एक्स कहने का मतलब हैलोजन नहीं है। ये हो सकते हैं, एक्स का मतलब है यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, NH2 हो सकता है। ये सारे एक्स ग्रुप या एटम की श्रेणी के अंदर है। लेकिन खास बात की बात कर रहे थे कि एक्स की खास बात यहाँ है कि इस एक्स की विद्युतणता का मान, यानी ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ये एक्स, किससे, कार्बन एटम से। यानी इस एक्स की विद्युतणता का मान इस कार्बन एटम से क्या है, ज्यादा है। अगर कार्बन एटम से ज्यादा है, अगर हम थोड़ी सी विद्युतणता की बात करें तो विद्युतणता का मतलब है कि जो सांझे के इलेक्ट्रॉन है उन सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युतणता बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक पोलर कंपाउंड है और एक नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड में जैसे हमने दो टाइप के ले लिए, ए बी, ए और बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है या सहसंयोजक बॉन्ड है, और सहसंयोजक बॉन्ड के अंदर हम मान ले बी की विद्युतणता का मान ज्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बी की तरफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी और ए की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। अगर नॉन पोलर कंपाउंड की बात करें तो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ए, दोनों जो ए लिए हमने उन दोनों के ए के बीच में समान रूप से रहेगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी विद्युतणता का मान क्या है, ज़्यादा है। हम जो अभी देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं और इस इंडक्टिव इफेक्ट का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ही विद्युतणता है, यानी सारा काम विद्युतणता पर ही, विद्युतणता की वजह से ये इफेक्ट काम करता है। अगर विद्युतणता दोनों की समान होती थी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम x की बात करें, x की विद्युतणता ज्यादा है तो कार्बन और x के बीच जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा मूव होंगे, x की तरफ। तो x पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पर देखने को मिलेगा हमें, उस कार्बन एटम के ऊपर। अब देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि जैसे ये कार्बन एटम था, इस कार्बन एटम पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही किसी न्यूट्रल जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ गया। इसकी विद्युतणता यानी कार्बन पॉजिटिव वाले की विद्युतणता का मान कार्बन से क्या है, ज्यादा है। अब देखें इस कार्बन पर हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया है तो इस कार्बन की विद्युतणता का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब कार्बन की विद्युतणता क्यों बढ़ी, कार्बन की विद्युतणता इसलिए बढ़ी कि जो सांझे के इलेक्ट्रॉन थे वो एक्स ने अपनी तरफ खींच लिए, लेकिन इस कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन थी वो प्रोटॉन क्या करेगा, उस कार्बन एटम के सराउंडिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो चारों तरफ जहां भी सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनको अपनी ओर खींचने की पावर थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ये पावर इतनी नहीं बढ़ रही है कि ये एक्स से इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, यानी ये सांझे के जो इलेक्ट्रॉन एक्स ने अपनी तरफ खींचे थे वो कार्बन एटम, ये जो एक नंबर कार्बन एटम है वो वापस ले ले। वो क्या करेगा, ये कार्बन 1 वाला जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाया है, इसकी विद्युतणता का मान इस रिलेटिवली कार्बन 2 से ज्यादा, क्या विद्युतणता का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसको डेल्टा 1 मान लिया, इसको डेल्टा 2 मान लिया। अब इस कार्बन की विद्युतणता का मान भी बढ़ गया क्योंकि इस कार्बन एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस कार्बन एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों में अगर हम तुलना करें तो इस पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम। तो इसका मतलब है इसकी विद्युतणता ज्यादा पड़ी है अभी भी C1 वाले की, किससे, C2 से। इसका मतलब C2 क्या कर सकता है, C1 वाले जो यहां सांझे के इलेक्ट्रॉन C1 ने अपनी तरफ खींचे थे उनको वापस नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा, C3 वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर डेल 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह C3 वाला C4 से डेल 4 चार्ज आ गया। अब इसका मतलब है कि x है, उस x की वजह से C1, C2, C3 और C4 पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, जनरेट हो गया। अगर हम अभी बात कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो विद्युतणता ही होता है, अगर यहां विद्युतणता में अगर अंतर नहीं देखने को मिलता तो इन कार्बन एटम के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलता। अगर इन चारों के विद्युतणता का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विद्युतणता किसकी, x की, उसके बाद किसकी, C1 की, उसके बाद C2, उसके बाद C3, यानी C2 और C1 और C3 और अगर हम बात करें C4, इन चारों कार्बन एटम की विद्युतणताओं में जो अंतर आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है x की वजह से। इसका मतलब इस x की वजह से ही इन सभी चारों कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दूरी के हिसाब से कम ज्यादा आ रहा है। तो यह x अगर नहीं होता तो ये चारों कार्बन एटम पर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। इस x की वजह से ही इन चारों कार्बन की रिलेटिवली जो विद्युतणता का ऑर्डर है वो भी चेंज हुआ, क्योंकि अगर यहाँ x नहीं जोड़ते तो चारों की विद्युतणता समान थी। इस x की वजह से C1 की विद्युतणता बढ़ी, फिर C2 की उससे कम हुई, C3 की उससे कम और C4 की उससे कम, जैसे कि हमने ऑर्डर लिखा है। अगर हम अब आवेश की बात करें तो आवेश में जितना नेगेटिव चार्ज डेल्टा के रूप में हमने नेगेटिव चार्ज जितना दिखाया है, उस नेगेटिव चार्ज यहां जो x के ऊपर दिखाया है उस नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा इन सभी कार्बन एटम के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके, यानी डेल पॉजिटिव प्लस 2 और 3
और 4, यानी इन चारों कार्बन एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पर था, X के ऊपर। ये जितना नेगेटिव उतना ही टोटल, यानी 1 2 3 4 चारों का जोड़ के नेगेटिव के बराबर इक्वल होगा। इसी हम कह सकते हैं कि जैसे जनरली हम पहले अब जब इफेक्ट नहीं लगा रहे थे, इसका मतलब हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, लेकिन हम जैसे इफेक्ट लगाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया, बाकी सारी स्पीसीज के ऊपर आगे वाली जो कार्बन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इन चारों पॉजिटिव चार्ज के क्या है, बराबर है। ये बराबर इसलिए कि यहां भी किस नियम का पालन हो रहा है, आवेश संरक्षण नियम का। आवेश है वो संरक्षित रहता है, यानी आवेश न तो ज्यादा बढ़ाया जा सकता है न कम किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि X की विद्युतीयता ज्यादा हुई, जिसके अंदर हमने पहले ही मान के चले थे कि X की विद्युतीयता का मान ज्यादा है। अब अगर हम आगे वाले टाइप में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के जो टाइप पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है +I इफेक्ट और एक होता है -I इफेक्ट। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के हम टाइप पढ़ेंगे। +I प्रभाव कब काम करता है, -I प्रभाव कम काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।